नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो देश के लिए ही नहीं, राज्य के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल 2015 में 193 देशों ने एकजुट होकर 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। भारत सरकार ने ये सभी लक्ष्य राज्य सरकारों को भी पूरा करने की बात कही है और इसी में उत्तराखंड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मनोज पंजी। आप एडिशनल सीईओ हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। और ये मैं समझता हूं कि इस तरह की चर्चा जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में अब बढ़नी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि साहब जिन लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्यों की, उनसे उनके जीवन में आने वाले समय में या उनकी आने वाली पीढ़ी के जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा। शुरुआत में आपसे मनोज पंजी करना चाहूंगा। हमने 17 सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, 2030 तक हमें इन्हें पूरा करना है। अगर मैं उत्तराखंड के लिहाज से कहूं, आज की स्थिति में हम जब सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, उत्तराखंड अपने आप को कहां पाता है? हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो सतत विकास लक्ष्यों की आज आप जो चर्चा कर रहे हैं, बड़ा क्लियर है कि 2015 में यूएन ने इन सतत विकास लक्ष्यों को अडॉप्ट किया था और 193 कंट्री जैसा आपने बताया जी। और भारत ने भी 2016 में इसको शुरू किया और हमारे राज्य में भी ये 2016-17 से शुरू हो गए थे। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था राज्य का और 2018 में करीब 1.5 साल इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में लगा था। 1.5 साल। ये बिल्कुल एक सरकारी प्रक्रिया के तहत ही नहीं था, बल्कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, एक पोर्टल बनाया था उत्तराखंड transforming.uk.gov.in के नाम से, और हमने तमाम पब्लिक से भी उसमें उनके अनुभव चाहे थे कि बताएं कि साहब विजन किस तरीके का हम 2030 तक उत्तराखंड को देखना चाहते हैं। तो ये 1.5 साल की एक्सरसाइज के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और 2018 में इसको लॉन्च किया गया था जी। और बड़ी खुशी की बात यह है कि 2018 में तो उत्तराखंड की रैंक थी, जब नीति आयोग एक एसडीजी का इंडेक्स निकालता है, हम लोग 10वें स्थान पर थे और 2019 में हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया, हम 9वें स्थान पर आए और 2020 में हमने तुरंत उसको जंप किया और हम 3रे स्थान पर आ गए। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट जिसे मैं कहूँगा कि एसडीजीज़ के मामले में उत्तराखंड राज्य को मिला है। तो ये जर्नी नो डाउट, एसडीजीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एसडीजीज़ कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ निकल करके आई है। ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी सारे विभाग, सारे लोग जो हैं अपने अपने योजनाओं के माध्यम से पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। ये सब वही चीज़ें हैं। बट आपने लक्ष्यों को टारगेटेड कर दिया। हाँ, बस बिल्कुल सही। हमारा जो अप्रोच है वो टारगेटेड है, फोकस्ड है, टाइमलीनेस की बात इसमें कही गई है कि विद इन ए टाइम फ्रेम और एक तरीके के साथ इसको पूरा अलग अलग लक्ष्य जो हैं, 17 जो लक्ष्य हैं, उनको किस हिसाब से करना है, उसको एक फोकस्ड वे में काम करने की बात कही गई है। अगर हम एसडीजी 17 लक्ष्य हैं जैसा आपने बताया, टोटल 17 लक्ष्य इसमें हैं और हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में इन 17 लक्ष्य को, अगर आप उस विजन को देखेंगे, इन 17 लक्ष्यों को 4 मेजर थीम में बांटा। हमने कहा साहब देखिए, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो एक तो लाइवलीहुड को लेकर के होते हैं, कहीं ना कहीं आपको आजीविका से संबंधित बातें करनी ही करनी है, इकोनॉमी से संबंधित बातें करनी ही करनी है। दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, जिसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें हम हेल्थ की बात करते हैं, जिसमें हम आदमी के जीवन स्तर को बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरा हमने ह्यूमन डेवलपमेंट एक कोई थीम को रखा था। तीसरा सोशल सस्टेनेबिलिटी की हमने बात कही थी। हमने कहा साहब सामाजिक सततता जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसमें तमाम जो सोशल इश्यूज़ हमारे होते हैं उनकी बात उसके अंतर्गत रखी गई है। और चौथा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये इस पूरे 17 जो विकास लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, इसमें ये पूरे जो हमने विजन बनाया गया, इन 4 थीम को लेकर के बनाया गया और इन 17 लक्ष्यों को का जो कोर है, जो कोर एलिमेंट है, वो भी सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इससे पहले जब ये 2015 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चला करते थे, आपने उनके भी नाम सुने होंगे, और वो 8 गोल होते थे, ये 17 गोल हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी यही सब बातें कही गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने विशेष रूप से सोशल सस्टेनेबिलिटी,
इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों को लेकर के बात आपने फोकस रखी सर। अगर मैं गरीबी उन्मूलन जो इसका पहला लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य में, मैं देख रहा था कि 2019 में उत्तराखंड का स्कोर 64 था, 2020 में बढ़कर ये 74 हो गया जी। यानी अगर मैं केवल इस गोल की बात करूं तो हमारे वो कौन से कदम थे जिसने उत्तराखंड को एक बेहतर स्थिति में लाके खड़ा किया? जी देखिए, जब हम गोल नंबर 1 की बात करते हैं SDG 1, तो बिल्कुल पॉवर्टी का इशू इसमें आता है और पॉवर्टी को रिड्यूस करने की बात इसमें कही गई है। नो पॉवर्टी की बात कही है, 2030 तक हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे। ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है कि गरीबी को बिल्कुल समाप्त कर देना, एम्बिशियस टारगेट है। और उत्तराखंड ने इसमें जो कदम उठाए, विशेष रूप से अगर हम देखते हैं तो गरीबी कोई एक विभाग का काम नहीं है कि गरीबी हटा दें। ये ओवरऑल अप्रोच जो है, पूरी गवर्नेंस की जो अप्रोच है, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है, वो सभी अप्रोच इसमें इस पूरे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में चलती है। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि आप जानते ही हैं करीब 70% से ऊपर की पॉपुलेशन हमारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो जो रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो NRLM के प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो स्किल से रिलेटेड जो उनका दीनदयाल उपाध्याय योजना है, स्किल की कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो चल रही हो, चाहे अर्बन एरिया में अर्बन NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चल रहा हो, चाहे हमारी जो है उनकी दूसरी योजनाएं चल रही हों, उनका भी एक स्किल प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे जनरल स्किल का प्रोग्राम चल रहा हो, ये तमाम प्रोग्राम्स पिछले सालों में इस तरीके से आगे बढ़े हैं कि उससे लोगों का फ़ायदा हुआ है। और जो इस लक्ष्य का जो आपने बताया 64 से हम 70 आए हैं, उसका कारण भी वही है कि इनमें कई इस 17 लक्ष्यों में टोटल 169 टारगेट्स दिए गए, इंडिकेटर, वो सब लक्ष्य कहते हैं जिसको, सब लक्ष्य दिए गए हैं। और उन सब लक्ष्यों के बाद फिर हम लोगों ने लगभग 371 इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए हैं। मतलब हम कैसे मेजर करेंगे कि गरीबी उन्मूलन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि गरीबी की परिभाषा के आधार पर जो अब तो $1.25 है अगर हम देखें तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के बाद। हाँ, $1.25 की इन्होंने बात कही है, ये यूनिवर्सल जो इन्होंने बात कही है। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम तेंदुलकर कमेटी का आपको पता ही है, 2011 के बाद से कोई गरीबी का हमारे पास कोई ऐसा एस्टिमेट अभी तक नहीं आया है, 10 साल हो चुके हैं। लेकिन हमने जो इंडिकेटर बनाए हैं वो इंडिकेटर मेजर करते हैं, ये आउटपुट इंडिकेटर जो हमारे हैं, जिसमें हमने NRLM में हमने कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाभान्वित कर दिया, कितने लोगों को बैंक के साथ लिंकेजेस कर दिया, कितने को लाइवलीहुड स्कीम्स के साथ जोड़ दिया, कितने हमारे मनरेगा के लोग जो इमीडिएट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उसमें कितने लोग हमारे जुड़ गए हैं, उसमें हमारी क्या स्थिति है। वैसे स्किल में हमने कितने लोगों को लाभान्वित करा है और उससे कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ होगा, ऐसे अर्बन एरिया में किया गया है। तो ये तमाम जो योजनाएं चली हैं, जो हमारी फ्लैगशिप प्रोग्राम चले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चले हैं, राज्य ने अपने खुद प्रोग्राम चलाए हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चली हुई है, अन्य कई वीरचंद सिंह गढ़वाली स्कीम चली हुई है पर्यटन की, और तमाम तरीके की कई स्कीम्स आप देख रहे होंगे सरकार की ओर से जो चलाई जा रही हैं। तो ये पिछले कई सालों में इसमें अच्छे अचीवमेंट हुए हैं, तो इस वजह से हमारी रैंकिंग में इसमें सुधार आया है। तो ये इंडिकेटर्स ही मेजर करते हैं। अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, ऐसा आंकड़ा नहीं है कि हमने जैसे तेंदुलकर कमेटी में के हिसाब से हमारा 11.26% गरीबी की रेखा, हमारी 11.26% हमारा प्रपोर्शन था, लेकिन अभी उसके बाद कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, जो प्रॉक्सी इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं, ये हमें बताते हैं कि साहब हमारी ये प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। तो जब हम आउटकम लेके आएंगे तो ऑब्वियसली वो 11% से नीचे आ गया होगा, वो कहीं ना कहीं 8%, 9%, समथिंग लाइक दैट। तो आगे धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। अगर इस मापदंड में देखूं कि 2030 से पहले हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं जिस तरह की रफ्तार है, लेकिन दूसरी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और वो है हंगर। वैसे उत्तराखंड में कभी भी हंगर की बात तो नहीं होती है, लेकिन हम एनीमिक महिलाओं की बात करें या मैलन्यूट्रिशन की बात करें, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं हमारे जैसे प्रदेश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि टाइमली हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हंगर, दूसरा जो SDG 2 है वो हंगर की बात करता है कि साहब नो हंगर कहता है कि यहाँ भुखमरी होनी ही नहीं चाहिए पूरे, क्योंकि ये SDGs पूरे यूनिवर्सल एडॉप्टेड हैं। तो नो डाउट हमारे स्टेट में हंगर की कोई दिक्कत नहीं है, भुखमरी जैसी चीज़ें यहाँ नहीं आती हैं। परंतु जैसा आपने कहा, जो कुपोषण की बात है, मालनरिशमेंट जो है, वो स्टेट के अंदर वो इशू है। एनीमिया का इशू है, स्टंटेड का इशू है, अंडरवेट बच्चे हो सकते हैं उनका इशू है। तो ये एक इशू निकल के आता है स्टेट के अंदर। और दूसरा जो इसी के अंदर, वही जैसे मैंने बताया कि उन सब गोल्स में फिर कुछ टारगेट, फिर इंडिकेटर्स हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि कुपोषित बच्चे कितने हैं आपके पास, कुपोषित माताएं कितनी होंगी, और उनको हम किस तरीके से आगे उनको उनकी संख्याओं को कम करने की स्थिति में है। और दूसरा एक इंडिकेटर है इसमें प्रोडक्टिविटी का,
क्योंकि ये जब भुखमरी की बात कहते हैं या कुपोषण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ या प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज, चाहे वो डेयरी से संबंधित हो चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे चल रही है। तो इसमें एक टारगेट दिया गया है कि साहब आपको 2022 तक आपको प्रोडक्टिविटी डबल करनी है और इनकम जो है बढ़ानी है। डबल इनकम जो आप सुना भी होगा अक्सर कि फार्मर की डबलिंग, हाँ, तो वो इसका पार्ट है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और मालन्यूट्रिशन को कम करना, तो ये दो इशू हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हमारे स्टेट में प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है, चाहे वो सीरियल्स की देखें, इवन मिलेट्स एक बहुत बड़ा, मिलेट्स को जब हम देखते हैं जो हमारा मडुआ है, झुंगरा है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो मलनरिज्ड हैं, जो कुपोषण हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये फ़ायदा देता है। न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट हमें मिलते हैं, आजकल आप काफ़ी सुनते होंगे, इसकी बड़ी डिमांड हो रही है। इवन सरकारें इसमें अलग से बोनस देने की बातें करती हैं। तो ये मिलेट्स का जो है, मिलेट्स एंड न्यूट्रिशन, ये एक बड़ा अभियान है एक प्रकार से। और हमारे यहाँ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें, मिलेट प्रोडक्शन की बातें अक्सर काफ़ी हमारी मेन पॉलिसीज़ के अंतर्गत वो चीज़ें आई हुई हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि 2030 तक हम ये कुपोषण वाली जो स्थिति है, ये तो धीरे धीरे, इसका कोई टारगेट तो होता नहीं है कि साहब कोई ऐसा हमारे पास नगर ऐसा नहीं आ रहा है कि वर्तमान में इतने, हालांकि नंबर्स हैं कि भाई अभी वर्तमान में इतने कुपोषित बच्चे हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई होते रहते हैं। कई बार कई बच्चे जो हैं सही होने के बावजूद भी कुपोषित हो जाते हैं, फिर उनके लिए फिर वो एक नया टारगेट निकल के आता है। तो ये कुपोषण को धीरे धीरे हम लोग, खासकर जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे है, हाँ, वो बहुत इंडिकेट करता है, और उसमें जो आंकड़े आए हैं वो उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं। उस पर ज्यादा काम करने की, फोकस करने की हमें जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की अगर मैं बात करूं सर, तीसरा अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा क्वालिटी ऑफ हेल्थ। इस लक्ष्य को खासकर जब हम पहाड़ी जिलों की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ हेल्थ में केवल हम हेल्थ, MMR, IMR, TFR की बात नहीं करते हैं। इम्यूनाइजेशन की अगर हम बात करें, एक कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो ओवरऑल उत्तराखंड इसको रीच करने के लिए क्या कर रहा है? देखिए बिल्कुल सही। SDG 3 जो है, SDG 3 जो है वो हेल्थ की बात करता है, हेल्थ एंड वेलबींग कहता है कि वो कहता है भाई स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद एक अगर स्वाभाविक रूप से, अच्छा इसका असर आप इन SDGs को देखेंगे ना, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो गरीबी में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हेल्थ एंड वेलबींग की बात कही गई है। और हेल्थ एंड वेलबींग में जो मेजर इंडिकेटर्स होते हैं, फिर मैं इंडिकेटर पे ही जाऊँगा, वो मेजरली माँ बच्चों का इंडिकेटर सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर स्वस्थ बच्चा है, स्वस्थ माँ है, तो स्वस्थ बच्चा होगा। तो ऑब्वियसली इसमें एंटीनेटल केयर्स हमारी ठीक हो पा रही हैं, पोस्टनेटल केयर हमारा सही हो पा रहा है, इम्यूनाइजेशन बच्चों को और मदर्स को, प्रेग्नेंट वुमेंस को सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उनके लिए जो आयरन फोलिक एसिड की गोलियां हैं या अन्य जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं MMR को कम करने में और IMR को कम करने में मिलेगा। तो ये, और ऐसे न्यूनेटल रेट जो मर्टलिटी रेट होता है उसको कम करने में मिलेगा। और डिलीवरी जो है हमारी इंस्टीट्यूशनल हो पा रही है या नहीं हो पा रही हैं, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी अगर होंगी, बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली MMR आपका कम होगा। तो आपने पिछले सालों में देखा होगा गवर्नमेंट के ऐसे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, हॉस्पिटल्स ऐसे बने हैं, कई PPP मोड में काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल हमारे कम की शॉर्टेज थी, वो काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। वो जो हमारा टारगेट था, जितनी सैंक्शन पोस्ट थी, उसके अगेंस्ट काफ़ी हद तक 80, 85, 90% तक वो बढ़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको दिखाता है कि हेल्थ के इश्यूज़ में, स्पेशली मैं 3-4 पे फोकस कर रहा हूँ। IMR का स्थिति अभी आप नया डेटा आया है, हम 29 पे आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहाँ हम 33-34 बात कर रहे थे, हम लोग एक ज़माने में 40 पे IMR था हमारा, वो हमारा डाउन हो गया है। और हमारा 210 के करीब हमारा हुआ करता था MMR, वो अब हमारा 99 में आ गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये इंडिकेटर दिखाते हैं कि हमारी ओवरऑल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं, अगर इंडिकेटर्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, ये डाउन हो रहे हैं, IMR का दर आपकी कम हो रही है, MMR की दर कम हो रही है, तो ये दिखाता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक, और हाँ, जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए टेलीमेडिसिन, ये जो एक नया कंसेप्ट अभी आया है, जो इनोवेशंस चल रहे हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी के बारे में हो, टेलीमेडिसिन के बारे में हो, तो ये एक अच्छा निकल के आया है। जो आपने देखा होगा आजकल ई-संजीवनी जो ऐप चला है, उसको अगर उस डेटा को देखें, लाखों लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो एक इतना बेहतरीन है। दूर दराज में कनेक्टिविटी एक इशू हो सकता है, वो भी कोई ना कोई एक गोल, अगर आप आगे बढ़ेंगे, वो गोल, वो देखिए सब इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। तो कनेक्टिविटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले गोल पर जब आप आ जाएंगे, तो वहाँ पर उसका काम है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो कनेक्टिविटी का इशू एक इसमें आ सकता है। तो कनेक्टिविटी अगर आपकी ठीक हो गई, तो आपकी जो ये
जितनी भी रेडियोलॉजी आई मीन जो और आपने कहा जो इंटीग्रेशन है वो सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ये तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हम थर्ड टारगेट की बात करें, वो भी बहुत ही, फोर्थ टारगेट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, वो है क्वालिटी एजुकेशन, और या हम दूसरे शब्दों में कहें सबको सीखने का अवसर प्रदान करना। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन में, अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे, उत्तराखंड का बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है, लेकिन जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो यहां थोड़ा हम पीछे दिखते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और आज के दौर में बड़ा कॉम्पिटिटिव जमाना है साहब, वो आने वाले समय में अपने आप को खड़ा कर सके उस कंपटीशन के बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। SDG 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, और सभी को अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, जो अफोर्ड भी कर सके आदमी, क्योंकि आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी बड़ी ज़्यादा फीसें हैं। तो कैसे हम अफोर्डेबल एजुकेशन बनाएं कि लोग अफोर्ड कर सकें, अफोर्ड कर पाएँ इस एजुकेशन को। तो क्वालिटी एजुकेशन वाली जब हम इंडिकेटर को देते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात कहूँगा वो इंडिकेटर्स ही मेजर करती है, जो हम प्रोग्रेस की बात करते हैं वो इंडिकेटर ही बता पाता है। तो उसमें भी बड़ा क्लियर कट है कि ड्रॉप आउट आपके कम होते हैं, एनरोलमेंट रेट आपके बढ़े हुए हैं, आपका चाहे प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, टर्सरी में अभी दिक्कत आ रही है। अब वैसे वो भी ऐसा दिक्कत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के बाद आदमी अलग अलग एजुकेशन उसमें चले जाता है, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है, कोई हायर एजुकेशन में जा रहा है, कोई डिप्लोमा करके कुछ काम कर रहा है, कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। तो वो अलग अलग तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन लर्निंग आउटकम एक बड़ा इश्यू निकल के आता है। तो लर्निंग आउटकम जो है वो मेजर इंडिकेटर है जब हम क्वालिटी को असेस करते हैं। तो लर्निंग आउटकम में पिछले ओवर द ईयर्स हमने या पिछले सालों में जो देखा है, तो कुछ चेंजेस लर्निंग आउटकम्स में आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई, आपने देखा होगा, मॉडल स्कूल्स का जो चला हुआ है, और कई हमने जो स्कूल्स को एक प्रकार से इंटीग्रेट कर दिया है, या बंद करने के बाद एक ज़्यादा रिसोर्स जो है एक दूसरे स्कूल पर दिया है, कई छोटे छोटे स्कूलों को मिला करके एक बनाने की जो बात कही गई है। उसके अलावा PPP मोड में की बातें भी चल रही हैं कि साहब हम कैसे इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी इन सबको की बात कर सकें। RTE जो है वो अपना एक बहुत बड़ा टूल है, जो राइट टू एजुकेशन है, जिसमें आपके दूर दराज के गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं उनको ऐसे स्कूल्स में डालना, वो क्योंकि अफोर्डेबल हो गया, वो गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं उनकी फ़ीस को अफोर्ड कर रही है। तो वो RTE एक बहुत बड़ा टूल है। तो इसकी वजह से लर्निंग आउटकम में काफ़ी फ़र्क आया है। तो लर्निंग आउटकम में बेसिकली वो मैथमेटिक्स का, लैंग्वेज का, EVS का, ये 3-4 चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, और देखते हैं कि वो बच्चे इस चीज़ को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछले सालों के अगर हम डेटा को देखते हैं तो लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इस बार का SDG रैंक को अगर आप देखते हैं पूरे उसमें 4th नंबर पे हम लोग पूरे कंट्री के अंदर आए हैं। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, और अच्छी बात यह है कि नीति आयोग रेगुलर इसको मॉनिटर कर रहा है। तो मुझे लगता है स्टेट वाइज एक कंपटीशन की भावना भी आती है कि साहब इन गोल्स में ज़्यादा अच्छा काम कौन सा स्टेट कर रहा है। हालांकि मैं देख रहा था केरल जो अमूमन सबसे आगे रहता है, कम से कम जिन 3 पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम छठे गोल की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लैंगिक असमानता को ख़त्म करने की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो आती है सर कि एक तो अगर हम एजुकेशन में देख लें, उनको बराबर का मौका मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी बराबर का मौका मिले, और मैं तो कहता हूं कि सब जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है वहां भी उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। हम जेंडर बजटिंग की तो बात करते हैं, तो सर उसको आउटकम बेस्ड बनाना आपको नहीं लगता ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर हम इस जेंडर बेस्ड बजटिंग को आउटकम बेस्ड बना देंगे तो? जी बिल्कुल। ये SDG 5 है, 5वां नंबर का है। तो ये SDG 5 जो है वो जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने की बात कह रहा है, और इसमें अगर आप देखते हैं जेंडर इनइक्वलिटी का जो मेजर इंडिकेटर है वो सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो होता है, वो आपने देखा होगा नीति आयोग की जो रिपोर्ट बताती है वो 840 के करीब हमारा बताती है। वो SRS का जो डेटा होता है वो RGI जो जिसे करता है। लेकिन अगर हम स्टेट का HMIS देखते हैं, जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी दिखती है, क्योंकि HMIS जो है वो रेगुलर एक साल में निकालता है, और RGI का डेटा 2 साल या 3 साल में वो उसको निकालते हैं, या कभी कभी साल भर में भी निकालते हैं। तो हम नीति आयोग को कन्विंस क्यों नहीं करते कि आप हमारा ये डाटा लीजिए? नहीं, हमने बताया है कि साहब हमें HMIS, क्योंकि उनकी भी मेथोडोलॉजी है, वो अपना पूरे सारी कंट्री के लिए एक ही चीज़ें रखेंगे, सबका HMIS नहीं, वो RGI का ही डेटा लेते हैं। लेकिन हमने अपनी इस बात को रखा है, इस वजह से आप देख रहे होंगे इसकी रैंकिंग नीचे होगी, थोड़ा कम आई है 5 में। लेकिन जो गवर्नमेंट के एफर्ट हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत देखें, या स्टेट गवर्नमेंट ने जो नंदा गौरा योजना चलाई है, या जो आपकी महिलाओं के लिए तीलू रौतेली सम्मान, इस तरीके की जो स्कीम्स हैं,
उसके अलावा आपका मातृत्व वंदना योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये कहीं ना कहीं इस गोल को सपोर्ट करती हैं। इस SDG 5 में हम कैसे इस जेंडर इनइक्वलिटी को कम कर सकें, कैसे हम उनको बराबरी की हिस्सेदारी में ला सकें, वो इस गोल में दिखाई देती है। और जो आपने पॉलिटिकली बात कही है, आपने देखा होगा अभी जो लास्ट पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं, चाहे हमारी जिला पंचायतें हैं, चाहे हमारी ब्लॉक पंचायतें हैं, 50% का रिजर्वेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा आपने देखा होगा 70-80% तक कई जगह पे हमारी महिलाएं आगे आई हैं। तो जेंडर का तो आप असर इम्पैक्ट दिखते ही हैं। और हमारे स्टेट की अगर आप बात कहते हैं, ये तो वैसे भी कहा जाता है कि महिलाओं के कंधे पे बिल्कुल 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 है पिलर्स ऑफ द स्टेट। जी जी। तो जेंडर इनइक्वलिटी के लिए को रिड्यूस करने के लिए, और जेंडर बजट की जो आपने बात करी है, जेंडर बजट को भी आउटकम बेस्ड बजट बनाना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से आउटकम बेस्ड बजट बनता है, पिछले कई सालों से उस पर कार्रवाई चल रही है, उसको मॉनिटर भी किया जाता है। लेकिन ये आपका अच्छा सुझाव है कि जेंडर बेस्ड को भी आउटकम बेस्ड अगर कर देंगे, कि जेंडर में भी आउटकम लेके आए कि उस पर्टिकुलर उसमें क्या हुआ है, तो ये एक अच्छा बिंदु है कि इसको नहीं, वो सर मैंने इसलिए कहा ना कि पूरी चर्चाएं जो है वो आउटलेस के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे लगता है अब सारा फोकस आउटकम बेस्ड जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आउटलेट बहुत हो रहा है। मैं देखता हूं कई डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी नहीं होती जितना उनको आउटलेट हो जाता है, और अंतोगत्वा वो फिर वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आ जाता है। जब हम बजट की, अगर हम एक्चुअल्स की बात करते हैं, हम बजट एस्टीमेट में कुछ देखते हैं और रिवाइज एस्टीमेट में कुछ देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा अगर फोकस होगा तो हम उनके साथ जस्टिस भी कर पाएंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ। हाँ, नहीं, वो आउटकम मैंने बताया ना, पिछले 4-5 साल से हम लगातार आउटकम बेस्ड बजट, खुद प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको बनाता है। आप हमारी वेबसाइट पर देखिएगा, आउटकम बेस्ड बजट, जैसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कुछ धनराशि मिली, ठीक है, वो तो उसने उस धनराशि को खर्च किया तो कोई ना कोई आउटपुट हुआ। कहीं पर सड़क बनी, कहीं पर जो है ट्रेनिंग्स हुई, कहीं पर उसने बीज बांटा, कहीं पर जो भी चीज़ विभाग का जैसा भी है, कहीं पर उसने फर्टिलाइजर को बांटा। लेकिन फाइनल आउटकम क्या निकला? क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? क्या इतने, अगर हमने सड़क इतनी लंबी बना दी है तो क्या कितने गाँव को उसमें लाभान्वित हुए, कितने गाँव हैबिटेशंस उसमें कवर हो गए? तो ये आउटकम भी मॉनिटर किया जा रहा है, और ये जरूरी है। आज की आवश्यकता ही आउटकम बेस्ड है। आउटपुट तो आउटले तो है ही है, आउटले को तो खर्च करने के बाद ही कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, और फाइनल आउटकम क्या निकल के आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो पाया, ये सारी तमाम बातें इस आउटकम बेस्ड में आती हैं। सर, हम 6th और 7th को एक साथ लेते हैं। 6 कहता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और पानी का बेहतर मैनेजमेंट, और 7वां कहता है स्वच्छ ऊर्जा। अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, या अगर देखा जाए तो ये सब लक्ष्य जो है बड़े कॉम्प्रहेंसिव है, वो इंटीग्रेटेड है एक तरह से। अगर हम साफ पानी लोगों को दे रहे हैं तो जो बीमारियां हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए? आज पॉलिसी जरूर है हर घर जल से नल, लेकिन इसके बाद भी हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, खासकर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। जो गोल नंबर 6 कह रहा है वो वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। जब हम वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर तो कहते हैं, लेकिन वाटर कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। वाटर मैनेजमेंट जो है हमारा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हर घर नल की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। आप देख रहे हैं अभी जल जीवन मिशन जो चल रहा है, वो हर घर नल की बात कह रहा है, और हर घर में नल पहुंचाने की अभी आप देखेंगे स्टेट ने बहुत अच्छा अचीव भी किया है। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है इस वक्त, लेकिन बड़ा अच्छा अचीवमेंट हुआ है। स्टेट ने बहुत जल्दी ही इस टारगेट को जो पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिंदु आता है कि पानी की अवेलेबिलिटी, क्या हम वाटर को कंजर्व भी कर पा रहे हैं? क्या वाटर का जो स्प्रिंग है उसको रिजर्वनेट करने के लिए हमारी कोई प्लानिंग है? तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये एक अच्छी चीज़ है कि हम वाटर रिजर्वनेशन की भी बात कर रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है, अगर आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो हम फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पंचायतों को धनराशि देते हैं, उसमें 60% धनराशि, उसे हम कहते हैं टाइट फंड। तो 60% धनराशि उन लोगों को वाटर सैनिटेशन में ही खर्च करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अंश जो है, जो भी पंचायतों को दे रहे हैं लोकल लेवल की प्लानिंग के लिए। तो वाटर को तो आप इस लेवल पर देख सकते हैं कि हम लोकलाइजिंग SDG भी कर रहे हैं। उस 6ठे नंबर का SDG जो है वो लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल तक भी वो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। वैसे तो सभी लोकल हैं, गरीबी की बात भी हम लोकल पे करेंगे। तो तभी मिलेंगे जब पंचायत लेवल तक हो जाएगा, ग्राउंड लेवल तक जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि उनके भी फंड्स अवेलेबल हैं, मतलब फंड्स उनके भी अवेलेबल हैं। तो उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कन्वर्जेंस करना है, क्योंकि हम इस पूरे SDGs को, अगर आप जब 17 गोल की जब आप बात करेंगे उस वक्त मैं इस बात को बताऊंगा, लेकिन जब हम इसको कन्वर्जेंस और कोऑर्डिनेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम CCCN मॉडल कहते हैं।
हम कहते हैं CCCN मॉडल के तहत ही हम इस एम्बिशियस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। तो गोल नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो आपको ड्रिंकिंग वाटर के साथ ही साथ उस वाटर की अवेलेबिलिटी को बरकरार रखना है, वो बड़ा है। रिजर्वेशन जो है, स्प्रिंग के रिजर्वेशन है, पानी का जो कंजर्वेशन है, उसको हमें इंश्योर करना है। आपने देखा होगा पिछले सालों में गवर्नमेंट की कई स्कीम्स चली हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ओर से कई अभियान चलाए जिसमें हजारों लाखों जो है कैपेसिटी का क्यूसिक मीटर का पानी जो है वो स्टोर किया गया, तो कंजर्व किया गया। तो ये एक अच्छी आगे अच्छी चीज़ें हुई हैं। और आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कुछ जो अपने मन की बात वाले कार्यक्रम में कुछ जगह पे जो काम किए गए थे उनकी भी बात उन्होंने रखी थी। तो ये एक अच्छे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं, और इस स्टेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि जो गोल नंबर 6 जो है वो पहाड़ों के लिए विशेष रूप से, हालांकि मैदानी क्षेत्र में भी, क्योंकि आपका जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जब आप कंजर्व करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे बरसाती पानी को, तो ऑब्वियसली आपका जो है वाटर लेवल ऊपर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, ये एक और ये तो पूरी दुनिया का इस समय, जब क्लाइमेट चेंज की बैठक चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने 2017 तक साहब कि हम फॉसिल फ्यूल बिल्कुल खत्म कर देंगे और हम बहुत हद तक सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे, हमारा स्टेट भी। अगर मैं कहूँ स्वच्छ ऊर्जा को लेकर किस तरह का काम, अगर आप हमें बता सके क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हमारे स्टेट में तो अच्छी बात यह है कि पूरा स्वच्छ ऊर्जा ही है, क्योंकि हम लोग तो पानी से ही ऊर्जा बनाने की बात है, तो ऑब्वियसली वो स्वच्छ ऊर्जा ही है। हम लोग कोयले का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग NTPC या इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ या जो UJVN जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है वो ये स्कीम्स बनाता है, तो हमारे यहाँ स्वच्छ ऊर्जा तो है ही है। लेकिन अब सोलर एनर्जी, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो कमिटमेंट किया गया है, और पिछले कई सालों में आप देख रहे होंगे, पिछले 5-7 साल के अंदर आपने देखा होगा कि सोलर में बहुत अच्छा वर्क हुआ है। और ग्रिड में जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है उसमें सोलर का शेयर काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। तो ये सोलर, और हमारे स्टेट में खुद मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्कीम निकल करके आई हुई है। तो ये इस तरीके की योजनाएं लेकर के लोग अपना बिजली बना रहे हैं, अपने वहीं पर उसको पैदा करने के बाद वो ग्रिड में डाल रहे हैं। तो वो 2 तरीके का फ़ायदा दे रहा है। ऊर्जा की बचत तो हो ही रही है। वन सन वन ग्रिड वाली जो बात कही गई है, एक ही सूर्य पूरी दुनिया के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया कि एक वन सन वन ग्रिड वाला जो व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में तो इसमें काफ़ी काम चल ही रहा है, हमारी स्टेट में खुद ये इसको और अच्छा। दूसरा, ये एनर्जी जो है हमारा एक मेन ग्रोथ ड्राइवर भी है। जैसे हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में जो मैं आपको बता रहा था कि कई ग्रोथ ड्राइवर आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसमें एक हमारा ऊर्जा जो है एक ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका काफ़ी स्कोप है। चाहे हम सोलर की बात कहें, चाहे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल की बात कहें, दोनों के बहुत अच्छे स्कोप हैं। चाहे वो छोटे छोटे, इवन मैं देख रहा था कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं, कुछ स्टार्टअप ने घराट के माध्यम से बिजली बनाने की बात की, छोटे छोटे, चाहे वो 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 10 किलोवाट हो, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को बनाने की बात की है। वो घराट भी चला रहे हैं और बिजली भी बना रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप उत्तराखंड के अंतर्गत शुरू हुए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है जो कहीं ना कहीं आपके, और अच्छी बात यह है कि हम लोग इस टारगेट को अचीव कर चुके हैं। जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, आप देखेंगे उसमें, तो गोल नंबर SDG 7 में हम कंट्री के अंदर फर्स्ट हैं। मतलब हम लोग नंबर 1 रैंक हमारी कंट्री के अंदर आई है, तो हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं। तो लेकिन अभी भी स्कोप है, हम और उसको लाइवलीहुड से भी जोड़ने की बात इसके अंतर्गत कही जा रही है। बिल्कुल। और जब मैं 8वें और 9वें की बात करता हूँ, ये भी इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, सबको रोजगार देने की बात करते हैं, जो आपका 8 टारगेट है, लेकिन 9वें टारगेट में हम औद्योगिक नवाचार की बात करते हैं, आधारभूत ढांचे के विकास की बात करते हैं। देखिए, औद्योगिक नवाचार होगा, आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तो आर्थिक विकास भी होगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो आपको लगता है कि इन दोनों क्षेत्र में, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उत्तराखंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छा काम किया जो सेंट्रल से सपोर्ट मिला है उसे? जी जी बिल्कुल। अगर आप देखें गोल नंबर 8 और 9, 8 तो पूरा इकोनॉमी की बात कहता है कि साहब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी क्या आ रही है। एक प्रकार से निचोड़ है सभी गोल्स का, जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब का इम्पैक्ट अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है, वो उसको दिखाता है। साथ ही साथ इसमें टूरिज्म की एक्टिविटीज़ भी इस गोल के अंतर्गत दी गई हैं कि साहब हम पर्यटन को इसमें एक महत्व दिया है कि उसमें हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, जो 9 नंबर का जो गोल है, जो हमारी इंडस्ट्री की, इनोवेशंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, चाहे वो MSME की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके के इनोवेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक इनोवेशन हो, सोशल इनोवेशन हो, साइंटिफिक इनोवेशन हो, उसकी बात करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख ही रहे हैं, पिछले कई समय से आपने देखा है
कि चाहे वो हमारा ऑल वेदर रोड हो, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। भारत माला प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो अपने आप में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है। रोपवे के जो हमारे कई प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ जो ब्रिजेस बन रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और जो बिल्डिंग्स बनी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हों, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारी स्टेट के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत हो जाता है तो ऑब्वियसली जो 8 नंबर का जो गोल है वो डायरेक्टली हिट करेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हो गया, और जो चल भी रहा है आपने देखा होगा, चाहे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर आप देखें, चाहे वो हमारे जैसे आपने गोल नंबर 7 की बात की थी, एनर्जी की बात की थी, तो उसमें हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, चाहे वो लखवाड़ का हो, सौंग बांध परियोजना हो, चाहे हमारी जमरानी बांध परियोजना हो, ये सब हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अब इन भविष्य में जो हैं ये और भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ 8 नंबर का जो गोल है वो भी कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में सहायक होगा। जो 10वां लक्ष्य है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। आप कह रहे हैं आर्थिक असमानता को दूर करते हुए सतत शहरी एवं सामुदायिक विकास, लेकिन अब इस पॉइंट पे आके हमें थोड़ा सा इस पे चर्चा जरूर करनी चाहिए कि हमारे यहाँ आर्थिक असमानता है और ये हमारा पर कैपिटा इनकम का डेटा बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, खासकर मैदानी जिलों में और पहाड़ी जिलों में। इस पर क्या अप्रोच होने जा रही है आने वाले समय में? हाँ, गोल नंबर 10 जो है ना वो डिस्पैरिटी की बात कर रहा है। उसमें आर्थिक ही नहीं, वो सामाजिक भी बात करता है। वो डिस्पैरिटी जब आप देखते हैं उसमें, तो रीजनल डिस्पैरिटी की हम अक्सर बात करते हैं और ये सभी जानते हैं इस बात को। हमारा स्टेट के जो 3 जो ज़िले हैं विशेष रूप से उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल का जो नीचे का हिस्सा है, और थोड़ा देहरादून का जो हिस्सा है, बल्कि 4 कह सकते हैं हम, वो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम आपको दिखती है। हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, डिफरेंट इकोनॉमी का जो साइज़ है वो ज़्यादा आपको दिखाई देता है। तो ये डिस्पैरिटी, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नज़र आती है वहाँ पे। परंतु उसके एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहीं मिलेंगी आपको, और सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पर। लेकिन सर्विसेज सेक्टर अब धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी के डेटा को देखेंगे ओवर द ईयर्स, पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर था वो अब धीरे से कम होते हुए सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है। तो टर्सरी सेक्टर बढ़ने का मतलब है, सर्विसेज का बढ़ने का मतलब है कि हिली एरिया में भी कहीं ना कहीं हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि डिस्पैरिटीज धीरे धीरे, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, यस बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो अब आने वाले टाइम पे जो है वो बहुत अच्छे से इसमें होंगी, क्योंकि सर्विसेज से ही हमारे राज्य को बेनिफिट भी होने वाला है। उससे हमें हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उससे हमारा जो हमें जीएसटी का जो मिलता आपको लगता है ना देर करी हमने, क्योंकि भारत सरकार ऑलरेडी अपनी जीडीपी का 60 से ज़्यादा % टर्शरी सेक्टर से ले रहा है। हम अभी भी 40% के आसपास है, जबकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग 50% के आसपास है। तो हमें पहले ही शिफ्ट कर जाना चाहिए था इस ओर। नहीं, देखिए ऐसा होता है, आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इकोनॉमी का बड़ा एक प्रिंसिपल है। आप देखेंगे ना हर एक चीज़ लिंक है एक दूसरे से। इनिशियली प्राइमरी सेक्टर, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी करने के बाद सबसे ज़्यादातर पॉपुलेशन, नो डाउट डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, उनको जितना काम करते हैं उस हिसाब से पैसा नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा कम शेयर है लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी में है। लेकिन कम शेयर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है एक प्रकार से देखा जाए, तो जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। धीरे धीरे वो शिफ्ट होता है सेकेंडरी में। लोग फिर उसको एमएसएमईज, वही जो भी चीज़ें मिल रही हैं उसी इंडस्ट्री को आप एमएसएमईज में लेके जाते हैं। जब एमएसएमईज इंडस्ट्री बनती है तो फिर वो आगे सर्विसेज में आगे बढ़ता है, फिर वो डिफरेंट तरीके से सर्विसेज में जाता है। तो ये ट्रेंड चलता ही रहता है इकोनॉमी का। और नो डाउट हमारी स्टेट के लिए, चूँकि 2-3 जिलों में ही हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ की बात को कर पाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हम हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात ही नहीं कर पाते। हम बहुत से बहुत सॉफ्ट इंडस्ट्री की बात कर पाएंगे, आईटी के छोटे मोटी चीज़ें वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, बीपीओस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में हम जा सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा अगर हम कहेंगे कि साहब टाटा की गाड़ियाँ वहाँ हम बनाने लगें या महिंद्रा वहाँ चले जाए, तो वो इट इज़ डिफिकल्ट, वो मुमकिन नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो टर्सरी सेक्टर में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो वो एक्टिविटी बढ़ेंगी और उससे फिर हॉस्पिटलिटी सेक्टर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, होटल्स वगैरह बढ़ेंगे, लोकल लेवल पर रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसका होगा। तो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ टर्सरी सेक्टर में हम अपने आप शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे कि अगला डिकेड जो है वो उत्तराखंड का है। तो उसके पीछे भी मुझे जो समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगले कुछ सालों में जब हमारा फाइनली अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोलॉजी, इन सबको बहुत फोकस करना पड़ेगा।
बिल्कुल खासकर हमारे पॉलिटिकल क्लास को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आप लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोकल जब हम टूरिज्म की एक्टिविटी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कि लोकल लेवल पे ही हमें वो उस तरीके के मॉडल्स को लाना पड़ेगा। और अभी हम लोग देख भी रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर एक हमने सर्वे कराया था तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी था। लोग चाहते थे कि साहब उनको जो एजुकेशन का जो लेवल है वो स्किल बेस्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप टाइप की चीज़ें हों कि कुछ ना कुछ स्किल मिले। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी स्किल टूरिज्म सेक्टर में बहुत एडवेंचर टूरिज्म की स्किल्स बहुत हो सकती हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी की स्किल बहुत हो सकती हैं, इकोपिन्योर की हम बात करते हैं, इको टूरिज्म की हम बात करते हैं, तो इकोपिन्योर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं जो आगे आने वाले टाइम पे आपको दिखाई देंगी कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सर, अब 11वें की अगर मैं बात करूं, वो उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि साहब सुरक्षित और आपदाओं से शीघ्र निपटने वाले शहरों और मानव बस्तियों के निर्माण की बात की गई है। हम जानते हैं आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में है। हाल फिलहाल में हमने जो चेंजेस देखे हैं, खासकर अभी हमने पिछले महीने की बारिश का अगर आंकड़ा देखें, 424% ज़्यादा बारिश हुई है उत्तराखंड में। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको लगता है ये एक चैलेंज रहेगा इस स्टेट के पास, जहां पर क्लाउड बस बहुत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे सिस्मिक जोन 4-5 की बात की है, बहुत फोकस होकर इसके मिटिगेशन पे हमें काम करना पड़ेगा। जी, गोल नंबर 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें वल्नरेबिलिटी, डिज़ास्टर, ये सारी बातें भी आती हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमें सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करनी है। और आपदा की जो आपने बात करी है, हम जानते ही हैं उत्तराखंड जो है वो राज्य पर्वतीय राज्य है, फ्रजाइल जोन है और इको सेंसिटिव जोन है। तो ये जोन 4, जोन 5 की बात आपने करी है, ये सारी चीज़ें राज्य के अंतर्गत हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले कई समय से हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हुई हैं वो काफ़ी हद तक निकल करके अच्छी निकल के आई हैं। लेकिन अभी भी ज़रूरत है, हमें अपना उसको डिज़ास्टर रेजिलेंस को मेन फ्रेम करना होगा, मेन फ्रेमिंग में लाना होगा, प्लान के हिस्से में लाना पड़ेगा। तो वो एक स्टेप है जिस पे आगे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम मेन फ्रेमिंग नहीं करेंगे उसको, क्योंकि डिज़ास्टर तो हमारे में है ही है, वो तो मतलब उत्तराखंड के साथ जुड़ा ही रहेगा, वो तो नेचुरल है। चाहे वो, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ हैं, तो लैंडस्लाइड भी आएंगे। आपका इको सेंसिटिव जोन है, उसके अलावा अर्थक्वेक जोन है, जोन 4, जोन 5 की बात आपने कही है, वो होंगे ही होंगे, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी से रेजिलेंस प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिजास्टर रेजिलेंस प्लानिंग। चाहे वो जब पंचायत प्लानिंग करते हो, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करते हो, ब्लॉक की पंचायत प्लानिंग करते हैं, स्टेट की पंचायत प्लानिंग करते हो, तो जब तक हम डिजास्टर रेजिलेंस प्लानिंग को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो, तभी हम सस्टेनेबल प्लानिंग, सस्टेनेबल सिटीज़ की बात भी करेंगे और सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ की भी बात करेंगे। क्योंकि जब हम सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, आप जानते ही हैं कि लोगों का धीरे धीरे माइग्रेशन होता ही है, स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र से वो टाउन एरिया में धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्कोप देखते हैं कि वहाँ उनको सेकेंडरी सेक्टर में मिल जा रहा है, टर्सरी में कुछ ना कुछ सर्विसेज मिलती हैं, तो कुछ ना कुछ स्कोप उनको ज़्यादा नज़र आता है, तो लोग शिफ्ट करते हैं। जब शिफ्ट करते हैं तो शहरों का क्षेत्र बहुत लिमिटेड है, तो लोग स्लम्स डेवलप होते हैं, तो इसीलिए सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ कहा गया है। तो स्लम्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो भाई कम्युनिटीज़ को सस्टेनेबल करना है। सस्टेनेबल कम्युनिटी मीन्स उनके लिए हेल्थ को भी देखना है, उनके एजुकेशन को भी देखना है, ड्रेनेज को भी देखना है, सैनिटेशन को भी देखना है, वाटर को भी देखना है, तमाम चीज़ें जो हैं वो सब। ये चैलेंज तो है सर उत्तराखंड के लिए, जिस तरह से तीनों डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन मैं कहूँगा कि माइग्रेट होके आ रही है, खासकर देहरादून की अगर, या हम उन शहरों की बात करें, रामनगर की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, ये चैलेंज आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, मतलब ये चीज़ तो है इसमें, इसीलिए एक कंसेप्ट हम लोगों ने दिया था सैटेलाइट सिटीज़ का। सैटेलाइट सिटीज़ का मतलब ये है कि क्यों पिथौरागढ़ का आदमी सीधे हल्द्वानी आए, या क्यों पौड़ी का आदमी सीधे देहरादून आए, या चमोली का आदमी देहरादून आए, क्यों नहीं हम जो उसके आसपास की जो सैटेलाइट सिटी, जो छोटे कस्बे जो डेवलप हो रहे, क्यों नहीं उनको अच्छे से डेवलप किया जाए। पिथौरागढ़ वाले आदमी को जरूरी थोड़ी है वो ढीरीहाट को हम अच्छे से डेवलप करके, वो सैटेलाइट सिटीज़ यही कहा हमने, या टनकपुर को हम सैटेलाइट सिटीज़ के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये सैटेलाइट सिटीज़ वाला कंसेप्ट जो है, हम एक ही जगह पे प्रेशर ना डालें, एक ही जगह पे प्रेशर ना डाल करके अगर सिटीज़ को, क्योंकि अल्टीमेटली सिटीज़ पर जाना ही है लोगों को, तो जाते ही हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल सिटीज़ की बात इसीलिए कही गई है कि हमारा मैं तो बल्कि इवन ये भी कहूँगा कि अब हमें अर्बन प्लानिंग की ओर ज़्यादा विशेष रूप से
स्कूल्स कॉलेजेस में अर्बन प्लानिंग के कोर्सेज को शुरू करना चाहिए लोकल लेवल पर। वैसे तो होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप देखेंगे अर्बन प्लानिंग पूरा का पूरा है, लेकिन हमें लोकल लेवल पर ही अर्बन प्लानिंग और इसकी बातें करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम शहर में आने वाला आदमी प्लानिंग तो उसकी अर्बन प्लानिंग को तो समझ सके कि हमें किस तरीके से अर्बन को प्लान करना है। तो इसलिए सैटेलाइट सिटीज़ और सस्टेनेबल कम्युनिटीज़, तभी मैं समझता हूँ कि सैटेलाइट सिटीज़ भी एक हमारे पास एक बड़ा बिंदु है और एक बड़ा स्कोप है जिस पर हमें आने वाले टाइम पर काम करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सर, ये 12वें लक्ष्य को मैं चाहूंगा कि आप हमारे थोड़ा दर्शकों को समझाएं भी, जो स्थायी खपत उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने की बात करता है, यानी उत्पादन और भोग यानी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में एक बैलेंस बनाने की बात करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए गोल नंबर 12, अब आप देखिए एसडीजीज में कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। गोल नंबर 12 उसने सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की भी बात कही है। उसने खाली ये नहीं कहा है कि आप गरीबी हटा दीजिए, अच्छा पढ़ लीजिए, अच्छा हेल्थ आपका हो जाए, ये तो मेजर है ही है, ये बिंदु तो है ही है, लेकिन उसने यहाँ तक सोचा है कि आप सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करें, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, तो वो सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर हम सपोज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो और उसका कंजम्पशन उस लेवल पे नहीं है, तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा नहीं। तो हमें और उस पर रिसोर्सेज आपके ज़्यादा लगेंगे। अगर आप माना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, तो आपका फर्टिलाइजर प्रोड्यूस का कंजम्पशन उसमें सबसे ज़्यादा होने लगेगा, पेस्टिसाइड कंजम्पशन उसमें ज़्यादा होने लगेगा, तो तमाम तो इसको कहता है बैलेंस करके चलना है आपको, तो जिससे कि इम्पैक्ट, क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की भी बात हम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तभी हो पाएगी जब इसको कंजम्पशन और प्रोडक्शन का भी आप बैलेंस रखना पड़ेगा। और आपने इसके बाद के अगर मैं गोल की बात करूं, 13 जो गोल है वो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत चिंतित है। भारत ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी 2008 में डिक्लेयर कर दिया था। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नई घोषणाएं की है कि भारत किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन हमारा जैसा राज्य जिसके पास बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेस नहीं है, जो बहुत हद तक सेंट्रल पर निर्भर करता है और जिसको क्लाइमेट चेंज का मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, उसके लिए ये टारगेट, ये गोल कितना इंपॉर्टेंट है सर? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्लाइमेट गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, और क्लाइमेट चेंज राज्य के लिए नहीं, ये तो पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा होगा अभी COP26 में जो बातें आई हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो बातें कही हैं, तो ये बल स्टेट गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट भी दिखाता है, चाहे वो कार्बन एमिशन को लेकर के बात कर रहे हों, चाहे वो जो आपके फॉसिल फ्यूल वगैरह की बात कर रहे हों, तो एक कमिटमेंट सरकार के दिमाग में है, मतलब लोगों के को गवर्नमेंट के दिमाग में ये कमिटमेंट, ये बात कही गई है कि साहब हमें क्लाइमेट चेंज में अपना रोल अदा करना चाहिए। और अगर हम स्टेट की बात करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो एक बड़ा फेनोमेना है, तो स्टेट एग्जैक्टली इसमें इस तरीके से काम नहीं कर सकता है, लेकिन चूँकि बात अभी 12 नंबर गोल की आई थी, सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात आई थी, वो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जब आप फॉरेस्ट की बात करेंगे, एफॉरेस्टेशन वगैरह की बात करेंगे, वो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जब आप वाटर कंजर्वेशन वगैरह की बात को करेंगे, वो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखते हैं, ये भी एक प्रकार से तमाम जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पर उसका दिखाई देगा। अगर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करने की बात कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे दिखाई देगा। इसीलिए क्लाइमेट रेजिलेंस प्लानिंग की भी बात कही गई है। जैसे हम डिजास्टर रेजिलेंस प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही क्लाइमेट रेजिलेंस प्लानिंग को हमें देखना पड़ेगा, इसको भी मेन स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट में भी कई प्रोजेक्ट शुरुआती तौर पर चले थे, हो सकता है अभी शायद एक आध प्रोजेक्ट शायद और संभावना है। तो वो उसका आइडिया यही है कि हम लोगों तक ये बताएं कि साहब हालांकि हिली एरिया में हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, स्पेशली जब हम प्राइमरी सेक्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसकी सब बातें करते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको, पंजाब का एग्जांपल जैसे देते हैं हम लोग, वहाँ पे बताते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है। तो वहाँ तो फूड बॉल थे, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के पंजाब और हरियाणा फूड बॉल, और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर ने न सिर्फ पानी को नुकसान पहुंचाया बल्कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाया। अब प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं रह गई है। जी, तो क्लाइमेट चेंज में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी आप देख ही रहोगे, जो आपने अभी बताया, इतने क्लाउड बस्ट हुए, इस तरीके का बेमौसम में पानी बरस जाना या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत चीज़ें ये हो जाना, तो इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड, इसीलिए आपने देखा होगा
जो लास्ट टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तो बड़ा एक प्रकार से चेता ही दिया था, मैं तो यह कहूँगा कि कह दिया था कि साहब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं जो इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने, हम लोग तो कर ही रहे हैं। और नो डाउट बड़ी अगर ऑनेस्टली हम देखें तो हम भारत हो गया, हमारे प्रदेश हो गए, तो क्लाइमेट चेंज की ओर लोगों का नो डाउट कि उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, और क्लाइमेट रेजिलेंस प्लानिंग को भी मेन स्ट्रीमिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी ओवर द ईयर्स। ये भी होगा, ये बहुत ज़रूरी होगा, तो इसको रेजिलेंस प्लानिंग पर हमें जाना पड़ेगा। सर अगर हम 14वें और 15वें की बात करें, जो 14वां तो हमारा महासागरों के संरक्षण की बात करता है, समुद्री जीवन के संरक्षण की बात करता है। मुझे लगता है कि जो ऐसे स्टेट है जो समुद्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। और जहाँ तक 15वें लक्ष्य की बात है जो जैव विविधता की बात करता है, हमारे लिए मैं कहूँगा कि 14वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक लिहाज से हमारे पास भी बहुत पानी है। लेकिन जब हम बात करते हैं जैव विविधता की, सर आपको लगता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा स्टेट? जी जी जी, गोल नंबर 14, इवन मैं तो ये तो कहता हूँ क्लाइमेट, जब हम गोल नंबर 14 की बात करते हैं, जो जलीय जीवों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ग्लेशियर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना? हमें ग्लेशियर्स भी देखना चाहिए, है ना? सर 45% तो हमारी माँ गंगा ही दे रही है, अगर देखें देश भर को। बिल्कुल बिल्कुल दे रही है। तो हालांकि वो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे, जो हम वाटर मैनेजमेंट की बात या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, या जो नमामि गंगे या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर प्लान चलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं हालांकि है ये, क्योंकि UN के गोल हैं, वर्ल्ड वाइड ये गोल चल रहे हैं, तो आपके जो बड़े बड़े समुद्री इलाके हैं, महासागर हैं, सागर हैं, उनके लिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी, क्योंकि नदियों से हम लोग जुड़े हुए हैं, गंगा यमुना जैसी नदियां हमारे यहाँ, हम पे भी इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट नज़र आता है। लेकिन गोल नंबर 15 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 70% से ऊपर 70% के लगभग फॉरेस्ट एरिया है, और तो उसको हमें देखने की आवश्यकता है कि उसका कंजर्वेशन, उस पर उसका कैसे उसका को कंजर्व किया जाए और उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। और स्पेशली इकोसिस्टम सर्विसेज जो हम लोग जनरेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हमें और पूरे देश को भी होता है। तो वो भी इसकी हम सर एक बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं। अगर हम देखा जाए ओवरऑल, अगर इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने की हमारी एक बहुत बड़ी कीमत है। अगर 70-71% फॉरेस्ट है, उसकी मेंटेन है, उसको संरक्षित करना है, तो उसके बदले उत्तराखंड में आपको लगता है इस चर्चा को भी थोड़ा सा धार देनी चाहिए कि साहब उसके बदले उत्तराखंड को क्या मिलता है? हाँ देखिए, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर बात भी अक्सर होती है और हम लोग अक्सर बातें भी करते हैं, चाहे वो नीति आयोग पे हो, प्लानिंग कमीशन जब पहले था तब भी हमने बात कही थी, जिसकी हम ग्रीन बोनस की अक्सर बातें करते हैं। हम कहते हैं कि साहब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम लोगों को की थी वो हमने लूज़ करी है, तो एक प्रकार से हम लोग उसके बदले में हमें इस तरीके के इंसेंटिव मिलने चाहिए। तो ये बातें तो अक्सर होती हैं और इस पर स्टडी भी की गई है। आपने देखा होगा इकोसिस्टम सर्विसेज, अब तो हम GEP की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि साहब हमें जो है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए, और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई जगह पे सेंट्रल लेवल पे इस पर बातें हो रही हैं। अब GEP के अलग अलग अकाउंट्स बनाने की बात कही है, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग की बात कही जा रही है। तो नो डाउट कि कहीं ना देखिए, ये 3-4 चीज़ें भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लाइमेट रेजिलेंस प्लानिंग हो, चाहे डिजास्टर रेजिलेंस प्लानिंग हो, चाहे इकोसिस्टम सर्विसेज की बातें हों। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी रिसोर्स हमारे पास आजकल फिजिकल रिसोर्स दिखाई देते हैं, ये अल्टीमेटली आ कहाँ से रहे हैं? नेचुरल रिसोर्स से ही आ रहे हैं। ये बिल्डिंग बन रही हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कहाँ से? ये सब नेचुरल रिसोर्स जो है हमारे पास है, पानी है, ज़मीन, मिट्टी है, जंगल हैं, वहीं से कहीं ना कहीं से ये चीज़ें निकल करके आती हैं, तभी हम एक फिजिकल रिसोर्स के रूप में हमें हमारे सामने आते हैं। तो ये गोल नंबर 15 इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हमें कहीं ना कहीं इस गोल नंबर 15 कंजर्वेशन तो कर ही रहे हैं, हमारे पास है ही है, 70% से ऊपर हमारे पास फॉरेस्ट का एरिया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको इस गोल को कहीं ना कहीं गोल नंबर 1 से भी जोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसको हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे NTFP हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो इनका भी फ़ायदा हमें लाइवलीहुड से कैसे जोड़ा जाए। हमारे पास अनटैप्ड है, काफ़ी इलाका ऐसा है जो हमारे पास अनटैप्ड है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, अगर हम एग्रो फॉरेस्ट, इसीलिए मैंने फॉरेस्ट्री बिल्कुल इकोपेन्योर की जो मैंने बात करी थी, वो इकोपेन्योर बेसिकली गोल नंबर 15 में हम इकोपेन्योर इको सिस्टम को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसको कैसे लाइवलीहुड से जोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने स्टेट के टूरिज्म एक्टिविटी के साथ उसको जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है गोल नंबर 15 हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। ओके अभी मैं 16 और 17 की अगर बात करूं सर, 16वां जो कहता है वो शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देते हुए जवाबदेह और न्यायपूर्ण बनाने की बात करता है। थोड़ा सा मैं इसको समझना चाहूँगा कि हालांकि ये मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल का इंटीग्रेशन, जितनी भी कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़, उनको जवाबदेह बनाने की बात कर रहा है, ज़्यादा फोकस बनाने की बात कर रहा है, बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है,
और जो 17 लक्ष्य कहता है सामूहिक साझेदारी सुनिश्चित करने की बात करता है। जैसे अभी आपने सीओपी की बात की, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर सारे वर्ल्ड ने चिंता जताई है, तो मुझे लगता है इसी तरह की चिंता मुझे लगता है इन 17 गोल्स को लेकर भी वर्ल्ड को होनी चाहिए कि साहब अगर हम आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा अपनी पीढ़ी के लिए सोचना चाहते हैं तो हमें मिलकर काम करना होगा। जी देखिए, पहले गोल नंबर 16 की बात करते हैं। जो गोल नंबर 16 है वो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कह रहा है। तो पीस, जस्टिस, अब देखिए ये भी पहली बार अगर आप देखें तो ये बातें पहले जब हम लोग जनरली इकोनॉमिक सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे, जब MDGs वगैरह थे, तो यहाँ पर हम पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे राज्य में तो ये बड़ा मतलब हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ पीस, जस्टिस की स्थिति बहुत अच्छी है, नंबर 1 पे है। और SDG का जो इंडेक्स आया उसमें भी उसने हमें नंबर 1 ही बताया है। तो वो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रकार से मुझे लगता है कि हम नंबर 1 पे रहते हैं इसमें। लेकिन पहाड़ी आदमी वैसे शांति प्रिय होता है। हाँ, लेकिन एक इश्यू है जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कहता है। ये मेरी नज़र में, जो मैं अगर जब SDGs को आपने तो पूरा वर्ल्ड वाइड बात करी, आपने ग्लोबली आप उसको देख रहे हैं, मेरा मानना है कि लोकल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, 3 टियर सिस्टम जो है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो सकता है पूरे इस सिस्टम के लिए। चाहे आप डिजास्टर रेजिलियंस प्लानिंग करें, चाहे क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस प्लानिंग करें, चाहे आप डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करें, आप जितनी बातें करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। वो 3 टियर सिस्टम, GPDP ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक पंचायत, स्टेट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 3 टियर सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो सकता है इस पूरे SDGs को जोड़ने के लिए। तो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है। आप कह रहे हैं कि नीचे लेवल तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, लोकलाइज करिए। SDGs यूनिवर्सल हैं, लेकिन इसको लोकल लेवल पर जाइए। फिर स्टेट पे अचीवमेंट तो तभी कर पाएंगे जब आप लोकलाइज करेंगे। स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वही होना है ना। आप प्लानिंग यहाँ पे करेंगे या लोकल प्लानिंग से ही आपको पता चलेगा। बट हमारी अप्रोच तो है ये सर कि हम लोकलाइज हमने शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की भी बात है, हम लोगों ने मॉडल प्लान बनाए हैं पंचायती राज विभाग और हमने सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस से मिल करके, और जिसका माननीय उपाध्यक्ष नीति आयोग द्वारा भी लास्ट टाइम पे उसको लॉन्च भी किया था। वो लोकलाइजिंग SDGs की ओर एक पहला कदम है, जिसमें हमने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान को SDGs से अलाइन किया है। तो जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था कि उनके पास 6 नंबर का जो गोल है वाटर एंड सैनिटेशन का, वो टाइट फंड जो उनका 60% होता है और 40% अनटाइट फंड होता है, वो हम स्पेशली SDGs में किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली उनका फंड, केवल उन्हीं के फंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर विभाग अपने अपने काम उन गाँव में ही कर रहा है, लोगों के लिए ही कर रहा है, तो वो उनके साथ कन्वर्जेंस करे। तो यहाँ पे जो गोल नंबर 17 को मैं इसमें जोड़ूंगा, जिसमें पार्टनरशिप की बात कही है, और जिसमें मैं पहले ही बता रहा था CCN मॉडल जो मैं कह रहा था, कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड नेटवर्किंग। व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्किंग, जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग विद द एकेडेमिया के लोगों को भी इसमें आना चाहिए, मीडिया के लोगों को इसमें आना चाहिए, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इसमें आना चाहिए, बड़े बड़े अच्छे शोध संस्थान होते हैं हमारे, उनको इसमें आना चाहिए, NGOs के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें आना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं उनको इसमें आना चाहिए, पंचायत के लोगों को इसमें आना चाहिए। तो ये तमाम, इसीलिए CCN मॉडल यही कहता है। अगर हम CCN मॉडल को अपना आइडियल बना लें और कहें कि हमें सब CCN मॉडल पे ही काम करना है, कन्वर्जेंस हमें मैक्सिमम करना है चीज़ों का, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, अमंग द डिपार्टमेंट्स, उनके डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन विद द सिविल सोसाइटीज़, कोऑर्डिनेशन विद द पब्लिक, कोऑर्डिनेशन विद द CBOs, मीडियाज, आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होना, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जैसे आप मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको 16 नंबर पर कहा कि पंचायत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन तो सभी होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है जब हम डेवलपमेंट अप्रोच की बात करते हैं तो पंचायत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और नेटवर्किंग जहाँ पर मैं बात कह रहा हूँ, तो नेटवर्किंग को हमें उसी हिसाब से इन तमाम लोगों के बीच में नेटवर्किंग एक बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही का ये टारगेट है कि उनको ये अचीव करना है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम सोचें कि साहब सरकारी स्कीम से ही हम इन SDGs के टारगेट को पूरा कर देंगे तो ये हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और सर जो 17वां है जो सामूहिक साझेदारी की बात करता है, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपको लगता है कि जैसे सेंटर ने स्टेट को भी बोला कि साहब आप भी अपने लक्ष्यों पे काम करिए,
आप कह रहे हैं हम थोड़ा और लोकलाइज हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और विलेज लेवल पे चले जाते हैं। तो ये अगर मैं कंट्री वाइड कहूं तो ये एक तरह की सामूहिक साझेदारी का मॉडल कह सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है जो इस लेवल पे इतना बात कर रहा है, समझ रहा है और बना रहा है। तो ये मतलब मुझे लगता है चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, हमारे सारे विभाग हैं, वो इस लाइन पे सोचते हुए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक मॉडल प्रस्तुत कर सकता है, पूरे देश के लिए मॉडल प्रस्तुत कर सकता है कि साहब एसडीजीज केवल यूनिवर्सल एजेंडा ना होकर के लोकलाइज्ड एजेंडा भी है। लोकल लेवल पे हम इसको कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काम जैसा आपने कहा भी कि होना नीचे ही है, फील्ड में ही काम होना है, लोगों के लिए ही काम होना है। तो क्यों नहीं उसको लोकल लेवल पर लोगों में अवेयरनेस, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ पोस्टर्स वगैरह डेवलप किए थे, बहुत आसान भाषा में लोगों को बताया था कि भाई ये वही काम जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इनको अगर फोकस्ड वे में हम करते हैं तो इससे एक विद इन जो सेट पीरियड ऑफ टाइम है उसमें आप इन सब कामों को पूरा कर पाएंगे और आप अपने इन टारगेट्स को, इन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा सर, आपने ये एक अच्छी पहल की कि इस बार विधानसभा का पूरा एक दिन आपने एसडीजी पे चर्चा पे लगाया और हमारे माननीयों ने कम से कम एक चर्चा की शुरुआत तो की और सही मायने में उनके जहन में भी आएगा कि साहब चल क्या रहा है और किस तरह से 2030 में हमें ये 17 गोलों को अचीव करना है। जी, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी ने जो इनिशिएट लिया, सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया इसमें, इसको शुरू किया, तो ये नो डाउट ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में और हमारे लेजिस्लेचर में ये सब चीज़ें आई और उन्होंने इस पर चर्चा करी। और पूरा दिन भर आपको अगर ध्यान हो तो 11 बजे से लेकर 7 बजे तक चर्चाएं हुई। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से कंट्री में 1 या 2 स्टेट ही हैं, एक उत्तर प्रदेश ने ये किया था, एक हम लोगों ने इसको किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सेंसिटाइजेशन हुआ, लोगों ने दिन भर उस पर चर्चा करी और इवन ये तक कहा कि साहब ये हर सेशन में एक दिन ऐसा होना चाहिए। तो ये जब बात अगर आती है तो अगर लेजिस्लेचर इस बात को समझते हैं, हमारे आम लोग, जनता के प्रतिनिधि इसको समझते हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मैं नहीं समझता कुछ हो सकता है। हम समझते हैं कि हमारा आधा काम वैसे ही हो गया। अगर लोगों के पॉलिटिकल लीडरशिप में, लेजिस्लेचर में ये बातें अगर आ गई तो आधा काम तो वैसे ही हो गया। तो ये सोच ही अगर आ गई तो अपने आप में ये सब टारगेट्स फिर बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और मनोज जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम हम यानी देवभूमि डायलॉग इस तरह के विषयों को सामने लेकर आ रहा। आप जैसे मेहमान जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, लंबे समय से उत्तराखंड की प्लानिंग एंड पॉलिसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कम से कम हम आम आदमी पे इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे हम आंकड़े रखकर चैलेंज कर सकते हैं, बट सबसे पहले जरूरी था कि साहब ये एसडीसी है क्या, ये आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाएगा, कि स्टेट के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है, उन सब पे आपने हमारे साथ चर्चा की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और आगे भी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि उत्तराखंड के जो मुद्दे होते हैं, खासकर जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हों, चाहे वो लाइवलीहुड से जुड़े हों, उस पर आप समय समय पर हमें समय जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो हमने आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बात की और हमने आपको बताया कि ये 17 गोल कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और किस तरह से पूरा वर्ल्ड 2030 तक इन 17 गोल्स के टारगेट को पूरा करने में जुट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश को देखने के लिए।